ये जूम ग्रेट, इसको गॉट इट किया मैंने। चलिए शुरू कीजिए अमित। या शुरू किया जाए। अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। बिल्कुल। सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद आपको, है ना। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। और ये आपसे लगातार पूछा जाएगा कैसा लग रहा है। लग तो बहुत बढ़िया रहा है। दो कारण के लिए, एक तो बहुत दिनों बाद हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मल फिजिकल अवार्ड फंक्शन रखा गया है जहाँ पे हम खुद जाके अपने अवार्ड स्वीकार कर सकते हैं। आई थिंक ये बात इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज एक तो एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे को सेलिब्रेट करना इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर से ये 2 साल मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया के लिए, हर सेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल 2 साल रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सबको एक बार फिर से देख के स्टेज पे जाकर खुद फिजिकली एक्सेप्ट करते हुए, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ आई थिंक हर अभिनेत्री के लिए, अभिनेता के लिए एक अपना जो उनका काम है उसके लिए रिकग्निशन मिलना, उसके लिए प्रशंसा मिलना, आई थिंक हर एक्टर के लिए ये एक बहुत ही फुलफिलिंग चीज होती है अपने करियर में। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऑडियंस आपका काम स्वीकार करती है और आपकी फ्रेटर्निटी आपको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और आपने तो कई सारे अवार्ड फंक्शंस होस्ट भी किए, जी आपने कई बार होस्ट भी जी किया है, जी। राइट। सो मतलब एक तो ये सवाल है कि जैसे ऑस्कर्स है ना, मतलब हर बार कह दिया जाता है इंडियन फिल्म, इंडियन एक्टर्स, मतलब जो है अब तक ऑस्कर्स के मतलब उस दायरे में मतलब बहुत कम रहे। तो वो कसक कितनी रही है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर्स तक पहुंच पाए। नहीं, आई थिंक ये सिर्फ अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक आज जितने इनरोड्स हुए हैं इंडियन एक्टर्स के लिए, इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए, आज उनकी जितनी रिकग्निशन हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप देखें तो ऐसे मतलब कंटेंट पीसेस भी बनाए जा रहे हैं, जैसे अभी नेटफ्लिक्स ने, आई थिंक नेटफ्लिक्स अमेज़न, आई कांट रिमेंबर, ने बनाई थी व्हाइट टाइगर, जो इंडियन स्टोरी पे बनी हुई थी। हाँ, तो ऐसे जितने बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जहाँ इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो वॉइसेस है वो ज्यादा यूनिवर्सल वॉइसेस हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हमारे एक्टर्स भी और ज्यादा काम करने लगे हैं हॉलीवुड में भी। तो आई थिंक ये सिर्फ जैसे मैंने कहा एक मैटर ऑफ टाइम है जहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी ऑस्कर वाली स्टेज पे। डेफिनेटली। और ओटीटी किस तरह से मतलब विमेन सेंट्रिक फिल्मों को, या फिर जो मतलब विमेन्स हैं, नेटफ्लिक्स को भी एक मतलब फीमेल हिट कर रही हैं, अमेजोन को भी हिट कर रही हैं, राइट। और स्टोरीज भी काफी आ रही हैं। बिल्कुल। तो ओटीटी कैसे वो चेंज कर रहा है जो शायद हमारी फिल्में या बॉलीवुड उतनी नहीं कर पाई। नहीं, आई थिंक जब से ओटीटी आई हुई है, प्लेटफॉर्म्स आए हुए हमारे देश में, तो काफी बदलाव आया है, स्पेशली महिलाओं के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ अभिनेत्रियों के लिए, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे तो ज्यादा महिला प्रोड्यूसर भी बन रही हैं, डायरेक्टर भी बन रहे हैं, कैमरा पर्सन भी बन रहे हैं, ज्यादा महिलाएं राइटर्स भी हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो पहले की सोच थी, पहले हमारी जो ज्यादातर से या तो फिल्में बन रही थी या तो टेलीविजन सीरियल्स बन रहे थे, और हमारे देश में ये जो एक सेगमेंट थी, सोचिए कि जो 35 से लेकर 55 के बीच में जो महिलाएं थे, उनके लिए बहुत ही कम कंटेंट क्रिएट किया जा रहा था। या तो वो जो ये फिल्में थी सिनेमा में, या तो वो देखें, या अगर टीवी पे देखे तो सिर्फ सास बहू वाले सीरियल्स थे। तो हमारे पास एक वो अंदाजा ही था कि अगर आप 35 और 55 के बीच में हैं तो यहाँ तो आप एक प्रतिव्रता बीवी हो सकती हैं, या एक मतलब ज्यादा कोई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मदर हो सकते हैं जो सारा कुछ त्याग देती है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पोते पोतियां के लिए। तो बीच में कुछ था ही नहीं जिस इस सेगमेंट से बात कर रहे थे, इन्हें एड्रेस कर रहे थे। तो आई थिंक ओटीटी के आने के बाद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो कंटेंट बनाया जा रहा है उनके लिए, वो काफी मतलब आज
हर किस्म के, हर तरीके के, हर टाइप के कंटेंट है। या तो आपको फैमिली वाली शो देखने हैं, तो मैंने अभी शो किया था Z5 के लिए, कौन बनेगी शिखरवती। ये आराम से आप बैठ के अपने पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, मनोरंजन, इसका मनोरंजन ले सकते हैं। या आपको बनानी है हिकअप्स और हुकअप्स वाली शो, जो थोड़ी सी बोल्ड है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को एड्रेस है कि 40 में अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपेनियनशिप हो, आप शायद अपने लिए पार्टनर ढूंढे, तो उसे कैसे नेविगेट करे डिवोर्स के बाद, या बच्चों, जो आपके टीनेज बच्चे हैं, उनसे मतलब आगे जाकर आपके लिए कैसे जिए। तो ऐसे अलग अलग कंटेंट बन रहे हैं जो लोगों को, वो लोग पिक और चूज कर सकते हैं, उनके पास चॉइस है। तो आई थिंक एज एन एक्ट्रेस ऑल्सो मैं सोचती हूँ कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ शायद मेरे करियर में सबसे अच्छा फेज है ये, और जिस तरीके की कंटेंट मैं हमेशा करनी चाह रही थी, अब मुझे मौका मिल रहा है अपने 40s में इस तरीके के कंटेंट करने के लिए। क्या बात है। और जैसे मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी आने वाला है ना 8 मार्च को, ठीक है, और जब भी वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, वुमेन्स डे, सॉरी वुमेन्स डे, हाँ राइट। तो वो डे जब भी आता है तो जोर शोर से बातें उठती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है। तो आज जो मतलब महिलाओं की स्थिति आप देखती हैं इंडिया में खासकर, ठीक है, तो वो मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रेंथन है, सशक्त है, या फिर और क्या होना है इंडिया के मतलब कॉन्टेक्स्ट में? मैं सोचती हूँ अमित जी कि अगर आप देखें तो हर औरत की प्रायोरिटीज वो अलग है। आज मैं एक अर्बन औरत हूँ, मुझे अपने फैमिली से 100% सपोर्ट मिलता है, अपने पति से पूरा सपोर्ट मिलता है कि ठीक है, आप एक एक्टर हो, आप एक परफॉर्मर हो, इस परफॉर्मेंस को निभाते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए तुम्हें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो मैं तुम्हारे पीछे 100% हूँ, जो तुम्हें करना है एज एन एक्टर तुम करो। तो ये मेरे पास ये सपोर्ट है। फिलहाल भगवान के देन से मैं एस्टेब्लिश इकोनॉमिकली भी मतलब स्टेबल हूँ, घर का पूरा माहौल अच्छा है। लेकिन अगर आप एक लेवल नीचे जाए, BC सेंटर्स में जाए, वहां पे औरतों की जो प्रायोरिटीज है वो बिल्कुल अलग है। आज मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए फ्रीडम ये होती है कि जो मैं, अगर मुझे किसी भी चीज अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरे पास ये मेरा हक होता है कि मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी है। दूसरों औरतों के लिए शायद वो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी शायद यही है कि उनके हस्बैंड, उनके फैमिली मेंबर्स उनको अलाउ करे कि वो छोटा सा कुछ काम करके 2 पैसे कमा ले। तो आई थिंक ये हमारी एक जिम्मेदारी है एज विमेन कि हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा सपोर्ट करें। अगर औरतें और अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो इससे और औरतों को ज्यादा भाव मिलेगा, इससे और औरतों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो आई ऑलवेज फील कि पहले अपॉर्चुनिटीज ही इतने कम थे कि औरतें एक दूसरे के सबसे वर्स्ट फ्रेंड्स थे। हम हमेशा एक दूसरों को पुल डाउन करके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। आज अपॉर्चुनिटीज इतने बढ़ गए हैं, और अगर हम और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे महिलाओं के लिए, तो ये जो हम खींचाए वो जब एक दूसरे को पुट डाउन करना, वो बिल्कुल निकल जाएगा और उन्नति होगी सबके लिए, सब महिला। डेफिनेटली। लेकिन जैसे मान लें कि वर्क प्लेसेस पे या फिर अदर जगहों पे जो मतलब औरतों मतलब को लेकर जो उन पर मतलब एक तरीके से मी टू कैंपेन जो था, तो मतलब वो जो एक इनसिक्योरिटी है, या वो हम लोग मतलब सुरक्षा का वातावरण नहीं दे पाए वर्क प्लेसेस पे, वो कितना बड़ा एक चैलेंज है वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में, क्योंकि लड़कियां फिर आ नहीं पाती स्कूल में, कॉलेजेस में, या फिर वर्क प्लेसेस पे, या हिचकती है। नहीं, आई डेफिनेटली थिंक, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बदलाव ऑलरेडी शुरू हुआ है, क्योंकि अब ये हमारी जो पीढ़ी है, जो अब की लड़कियां हैं, अब की औरतें हैं, हम शायद पहले अपने समाज के कंडीशनिंग के कारण हमारी आवाजें थोड़ी सी दबे हुई थी। ये जो पीढ़ी है वो अपनी आवाज दबाने के लिए रेडी नहीं है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब महिलाएं अपनी आवाज उठाएंगे, ये अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, और उनको और बहुत ही मतलब करेज लगता है कि आगे आके ये सब चीजें बोलना, क्योंकि ये ताकत कैसे आई है, मतलब क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है इसलिए वो ताकत आई है, या नहीं, और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चीज हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज जैसे मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी सिर्फ 10 साल की है, लेकिन आज मेरी सोच खुद
मेरे माँ से अलग है। आज जिस तरीके से मैं अपनी बेटी को बड़ा करवा रही हूँ, मैं उसे जितना हौसला देती हूँ कि ये तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम्हारा हक बनता है कि आप बोलो। पहले हमारी समाज हमें सिखाती थी कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो बेटर है बोलो मत, जाने दो, इसको दबा के रखो, लोग क्या सोचेंगे, ये तुम अकेली नहीं हो, ये हर हर औरत के साथ होता है। तो ये अभी जो चीज है ये धीरे धीरे हटने लगी है और ये हर जनरेशन के साथ बदलता ही जाएगा। तो आज मेरी बेटी को पता है कि इट्स नॉट ओके कि अगर उसे कोई मजाक में भी ऐसा बस कुछ कह दे एंड से अरे यार आई वाज जस्ट जोकिंग, तुम तो बड़ी सीरियस ले रही हो, तो ये चीजें धीरे धीरे बदलने शुरू हो गई। और ये नहीं कि आपको चिल्लाना है ऊपर चढ़ के या कोई मोर्चा निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। एक सवाल के बाद फिर से मतलब उस पर आएंगे, फिल्मों पे आएंगे हम लोग। तो मतलब जैसे मतलब आपकी नजर में, क्योंकि आप मतलब वर्ल्ड का एक्सपोजर भी है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है या ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर ऐसी एक यूनिक पॉलिसी लाई गई जिसकी वजह से एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से? तो मैं 14 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर रही हूँ और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट था स्पेशली इंडिया में वो था फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो उस वक्त हमारी जो मेल और फीमेल रेशियो थी हमारे देश में और कई स्टेट्स में स्पेशली, वो रेशियो इतनी गिर गई थी, इतनी अलग थी कि अगर आप सोचे कि एक ही जनरेशन में मतलब इसका क्या असर होता, वो कैटेस्ट्रॉफिक रहता। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ था उस वक्त ही कि ये ब्राइड किडनैपिंग्स हुआ करती थी राजस्थान में, बिहार में। एक लड़की को एक पूरे फैमिली में मतलब उनकी शादी की जाती थी 5-6 भाइयों के बीच में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी लड़कियों को लेके। तो हमने बहुत काम किया था उस वक्त फीमेल इन्फेंटिसाइड पे, जेंडर इक्वालिटी पे, और मैंने खुद एडवोकेट किया था। हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट जो तब पास हुई थी वो थी पीसीपी एनडीटी एक्ट। इसका मतलब कि आप बच्चे पैदा होने से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हो। सो दैट एक्ट, उस एक्ट को पास करने के बाद आज अगर आप कहीं पे भी जाए, हमारे देश भर में जाए, ये एब्सोल्युटली इलीगल है। और आपकी अगर आप डॉक्टर हो या जो भी हो, यू कैन लूज योर लाइसेंस बिकॉज ऑफ इट। तो आप हर जगह हर क्लिनिक में जाते हो तो वहां पे आपको पोस्टर क्लियरली दिखता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द फीटस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो ये पीसीपी एनडीटी एक्ट पास होने के बाद ये जो रेशियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसमें काफी बदलाव आया, काफी बैलेंस आया। और मैं ये बात कर रही हूँ ऐसी एक डेकेड या शायद 15 सालों में जितना बदलाव आया है। सो दीज ये ऐसी जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर मतलब लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हमारे देश में ये इम्पैक्ट होती है इन चीजों की। राइट, डेफिनेटली। और ओके, अब और क्या? मैं फटाफट से बता दूं, दूसरी चीज ये थी कि हमारे देश में लॉ चेंज हुआ, जहां पे पहले हमारा ये लॉ था हिंदू लॉ में कि लड़की इनहेरिट नहीं कर सकती थी, बाप के गुजर जाने पे लड़कियां कुछ इनहेरिट नहीं कर सकती थी। इस लॉ को चेंज किया गया था जहां पे अभी बेटी का भी हक बनता है अपने हिस्सा मांगने के लिए या अपनी जायदाद मांगने के लिए। ऐसा कोई एक और क्या मतलब लॉ में चेंज आए जिससे और मतलब ऐसा एक बड़ा चेंज दिखे वुमेन? जी आई होप कि अगर मैं देख सकती हूँ कि हाँ हमारी सरकार बहुत कुछ कर भी रही है और मोदी सरकार जब से आई है तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली ये बात तो बड़ी जोरदार से नारा किया जा रहा है। बट आई रियली होप कि लड़कियों को स्पेशली हमारे देश में इफ पॉसिबल फ्री एजुकेशन का मौका मिले, स्पेशली लड़कियों के लिए। और इससे आई डेफिनेटली फील कि बहुत ही मतलब डेफिनेटली बहुत बदलाव आएगा, लेकिन बहुत ही उन्नति भी होगी। सही से इंशाल्लाह ऐसा हो। ओके, आपकी जिंदगी के रीसेंट प्राउड मोमेंट क्या क्या रहे?
मेरी जिंदगी के रिसेंट प्राउड मोमेंट्स, ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि एक तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड विन करना एक बहुत ही मुश्किल रोल के लिए, मिसेस गांधी का रोल निभाने के लिए स्क्रीन पे बेल बॉटम में। दूसरी चीज, मैं खुद अपनी मैं सिर्फ एक अभिनेत्री और एक प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मेरी बिजनेस काफी, मतलब मैंने पहले 3 साल पहले शुरू किया था। अराइस जो मेरी कंपनी है स्किन केयर और फ्रेग्रेंसेस को लेके, बस इस हफ्ते मैंने अपनी अराइस होम कलेक्शन लॉन्च की है नीलकमल ग्रुप के साथ। आगे 2-3 महीने में अराइस किड्स आने वाली है फर्स्ट क्राई के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि अगले 10 सालों में मुझे लोग सिर्फ ना ही मिस यूनिवर्स और एक अभिनेता के बारे के दौरान मतलब नजरिया से देखें, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के नजरिया से भी देखें। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, और आप मतलब एक फिल्म प्रोड्यूसर भी, ठीक है जी। तो आज भी मतलब किस तरह के चैलेंजेस हैं, या फिर नहीं अब जो है राहें आसान हो चुकी हैं? धीरे धीरे थोड़े थोड़े आसान हो चुके हैं। मैं बता दूं कि जब पहले 2011 में मैं प्रोड्यूसर बनी तो शायद उस वक्त इंडस्ट्री में कोई दूसरी एक्ट्रेस प्रोड्यूसर नहीं थी, और मैंने काफी चैलेंजेस फेस किए। ज्यादातर से लोग एक औरत से क्रिएटिव बातें करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बिजनेस बातें करने के लिए हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमें पता नहीं है कि मतलब बिजनेस क्या होती है। तो ये तो एक चैलेंजेस जरूर थे शुरुआत में, लेकिन अभी तो बहुत ही सारे अभिनेत्रियां आ गई हैं इस स्पेस में। दीपिका पादुकोण अपनी पिक्चरें बना रही है, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, आलिया भट्ट, सब आ गए। तो अभी थोड़ा सा आसान हो गया। आज मैं किसी भी ऑफिस के अंदर जा सकती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स भी पिच कर सकती हूँ और बिजनेस की बातें भी कर सकती हूँ, एंड दे विल टेक मी सीरियसली। अच्छा, और जैसे लेकिन ये चैलेंज कि आपके पास मतलब एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर बड़े फेस वैल्यू होने ही चाहिए। आप तो चूंकि अक्षय सर की भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आपके पास अक्षय सर हैं आपके किसी स्क्रिप्ट के लिए, तो आपकी फिल्म या आपकी ओटीटी आसानी से बन जाएगी। जी। ये कितना मतलब एक किस्म का एक मतलब शिफ्ट आया है 2011 के बाद से, या ये और इंटेंसिफाई हो गया है? जब मैंने चलो दिल्ली बनाई थी तो अगर आप देखें इसमें से विनय पाटिल जी और लारा दत्ता थे। जी। तो मेरा मकसद यही था कि मैं फॉर्मूला फिल्म्स नहीं बना सकती हूँ, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि सबसे बड़ी चीज कोई भी फिल्म में स्क्रिप्ट होती है, कंटेंट रहती है। तो अगर आपका कंटेंट बढ़िया है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्स ही लेके बनानी है फिल्म। और आजकल हमारे यहाँ पे ओटीटी के शायद प्लेटफॉर्म्स के आने से या थोड़े से थिएटर गोइज की चॉइसेस भी चेंज होने से आप अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। और शायद ओटीटी की वजह से बहुत सारे नए नए एक्टर्स भी डिस्कवर हुए हैं जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, जिन्होंने पहले उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि सारा कुछ हीरो ड्रिवन था, जो आप ले सकते हैं अपनी फिल्म में। तो मेरा एज अ प्रोड्यूसर मेरा नजरिया बदलेगा नहीं। मेरा ये बहुत ही क्लियर है कि मैं बनाना चाहती हूँ फिल्म्स दैट आर हाई ऑन कंटेंट। एवरीथिंग एल्स इसके बाद सेकेंडरी है। तो मतलब जैसे अगर हाइपोथेटिकल तो कौन सा ऐसा एक वन लाइनर हम लोग जानना चाहें जिस पर लारा मैम प्लान कर रही है कुछ बनाना? प्लान तो कर रही हूँ वन लाइनर, वो आप देख लेंगे बहुत ही जल्द। राइट। मतलब बेल बॉटम के अलावा मतलब जो है और कौन से ऐसे मतलब टफ रोल्स रहे हैं जिसमें काफी हेवी एफर्ट गए आपके, एक मतलब 2-3 अगर बता सकते? नहीं, आई थिंक अगर आप देखें तो मेरी जो ओटीटी पे डेब्यू रही थी 100 को लेके हॉटस्टार पे, मैंने पहले कभी एक पुलिस ऑफिसर का किरदार कभी निभाया नहीं था स्क्रीन पे। और वो ऐसी वैसी कोई सिर्फ एक मतलब वन डायमेंशनल पुलिस ऑफिसर नहीं थी, वो ज्यादा वो मैनिपुलेटिव भी थी, वो काफी एम्बिशियस भी थी, वो अनअपोलोजेटिक थी अपने अपने जिंदगी में। मतलब उसकी वो शादीशुदा भी थी बट उसका साइड से में अफेयर भी चल रहा था। तो ये सब कैरेक्टर्स में घुसना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ एक फिल्म के टाइम फ्रेम के लिए, जैसे एक 1.5 या 2 आवर्स के लिए ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं एक पूरी सीजन के लिए, जो 10-12 घंटे का स्पेस रहता है उन्हें पकड़ के रखने के लिए, उन्हें इंटरेस्टेड रखने के लिए। तो इसमें मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर ओटीटी शो में बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है, मच मोर देन इन अ फिल्म। क्योंकि या तो लोग आपको पसंद करके आपके कैरेक्टर को लाइक करेंगे और इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक करेंगे, या अगर आपने उन्हें एंटरटेन नहीं किया या आपका कैरेक्टर अपने लक्ष्य पे नहीं लगा,
तो फिर ये पूरी सीजन ही नहीं चलेगी, पूरी सीरीज ही नहीं चलेगी। तो आई थिंक हर एक कैरेक्टर, हर एक रोल अपने खुद के चैलेंजेस ले आता है। और लोगों को मतलब नो एंट्री की सीक्वल का भी बहुत इंतजार है। उस पर क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस बोनी जी हमें बताएंगे फिलहाल। अभी उनके मुंह से तो कुछ नहीं सुनना है हमें। ओके, नहीं तो मतलब जैसे मतलब रिसेंटली लास्ट टाइम कब बात हुई थी, कब मिले थे आप जब? वो तो हमारी बात तो हमेशा होती है, जब भी हम सब लोग मिलते हैं, अनिल जी, सलमान, जब सब मिलते हैं सब लोग कहते हैं कि नो एंट्री शुरू करें। लेकिन फ्लोर्स पे कब जाएगी ये पता नहीं। okay. अच्छा, अमित अभी आखिरी सवाल है। हाँ, अभी टाइम निकल गया है, आखिरी सवाल प्लीज। बस एक तो रुक जाओ, फिर नहीं मिलती। एक दो नहीं, सिर्फ एक। रुक जा। अच्छा, और जैसे मतलब नो एंट्री में जो मतलब टॉपिक था, मतलब जो वन लाइनर था कि उसमें अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, वो ऑडियंस को भी पसंद आता, ऑडियंस उसको डाइजेस्ट भी करती है। इसी को अगर हम उलट दें तो क्या वो ऑडियंस के लिए, मास ऑडियंस के लिए डाइजेस्टेबल है? ये देखिए, इसी चीज में बनेगी कि इसे दिखाया कैसे जा रहा है, इसे लिखा कैसे गया है, और आप ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह रहे हो या उनको कुछ मतलब बड़ा ज्ञान देने जा रहे हो या प्रीची हो। तो आई थिंक इसी चीज पे यू विल बी एबल टू डिसाइड अगर ये चलेगी, ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं। आई थिंक हमारे फिलहाल रिसेंट पास में ऐसे बहुत सारी फिल्में आई हैं जो हमने शायद सोचा कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसी पहली वाली जो बधाई वो हुई थी, या शुभ मंगल ज्यादा सावधान, या अभी भी बधाई 2 जो आई, करेक्ट। और ये सारी फिल्में चली हैं। तो आई थिंक अगर आप इस चीज को, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसे किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं निर्देशकों के सामने, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ओके, मतलब लास्ट मतलब सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर का, जल्दी मतलब दिव्या होल्ड करना थोड़ा। अमित, बस 20 मिनट हो गए, चलिए। बस रैपिड फायर। हाँ, ओके। कौन से फिक्शनल कैरेक्टर से मिलने की सबसे ज्यादा आरजू है, तमन्ना है लारा मैम? फिक्शनल कैरेक्टर? फिक्शनल, हाँ, कोई भी। मुझे ना ठाकुर से, शोले वाले ठाकुर से। कितने आदमी थे वो, क्या सवाल रहेगा अगर उनसे मिलेंगे तो। ओके, अपनी फिल्मों से कौन से सीन को रीलिव करना चाहेंगे जिनका चूंकि मतलब आप पर एक गहरा इम्पैक्ट रहा कभी? अरे बाप रे, आई थिंक चलो दिल्ली की जो लास्ट सीन थी, जब मिहिका को सच पता चलता है मनु के बारे में, इतनी मतलब वो पूरा रास्ता काट देते साथ में, लेकिन सिर्फ उसको बिल्कुल एंड में पता चलता है कि मन्नू एक्चुअली किस टाइप का आदमी है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बहुत बार हम लोग बहुत जल्द किसी शख्स के ऊपर अपना एक आइडिया डाल देते हैं, ओपिनियन डाल देते हैं कि ये ऐसे हैं। तो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स। लारा मैम को टेनिस के अलावा कौन से स्पोर्ट से मोहब्बत है? टेनिस के अलावा फॉर्मूला 1, फुटबॉल, और मैं स्कूल में खेला करती थी, कॉलेज में एक्चुअली बेसबॉल। टेनिस कभी मतलब सर के साथ कभी है खेलना? बिल्कुल नहीं। अक्षय सर के साथ मुझे मेरी जो औकात है वो पता है। अक्षय सर के साथ आपने एक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक सारी तरह की मतलब मूवीज की। हाँ, उनके साथ अब जैसे कभी बैठती हैं तो क्या टेक्निकल क्रिएटिव इनपुट्स आपस में एक्सचेंज करती हैं? अक्षय के साथ कोई टेक्निकल चीजें नहीं होती है, सिर्फ मस्ती होता है। सिर्फ मस्ती करते हैं हम लोग, ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं करते हैं। टेक्निकल चीजें सिर्फ सेट पे होती है। मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड, कायनात से रिलेटेड कौन सी सीक्रेट को जानना चाहेंगी कभी आप? कायनात से रिलेटेड कौन सी सीक्रेट? यार मैं हमें बाकी सब लोगों के साथ में जानना चाहूंगी कि और किसी प्लेनेट पे क्या जिंदगी है या नहीं, लाइफ है या नहीं, लाइफ फॉर्म्स है या नहीं, या जिंदगी मिलेगी ना दोबारा? बिल्कुल। चलिए अमित, अभी प्लीज। या लास्ट क्वेश्चन। होली भी नजदीक आ रही है, होली से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रोचक किस्सा?
जी, मैं हाँ। एयरफोर्स की बच्ची हूँ, तो ज्यादातर से हमारे जितने सारे कैंट्स में हम लोग पोस्टेड थे, तो पूरी मतलब कंटोनमेंट होली सेलिब्रेट करती थी। तो हमारे लिए एक्चुअली हर फेस्टिवल जो हुआ होती है वो किसी भेदभाव से नहीं होती है। सब Right. लोग, सब बच्चे आ जाते हैं, कोई रिलीजन की कोई ऐसी नहीं होती है, सब क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम सब आ जाते हैं खेलने के लिए। और ये हमेशा वैसे हमारे कोर्सेज में मनाया जाता है। और तो होली के साथ भी अभी तो फिलहाल मेरी बेटी बड़ी कॉन्शियस हो गई है, इको कॉन्शियस हो गई है, तो इतने मतलब कई सालों से हम पानी से नहीं खेलते हैं और ऑर्गेनिक कलर्स यूज करते हैं। ये सब हमें पहले तो पता नहीं था, लेकिन अभी इन बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन जरूर इस साल भी होली जरूर मनाएंगे। पिछले 2 सालों में भी लॉकडाउन में ही हमने फैमिली के साथ ही मनाया था। इतना ही हो कि टिक्का लगा ले और पूजा कर ले और अच्छा सा कुछ खाना बना ले घर में, लेकिन होली मनाना बहुत जरूरी है। Sure. Thank you so much, ma'am. Best of थैंक luck है ना? थैंक यू। खूब अच्छा करते हैं। थैंक यू अमित। Thank you, Divya. Thank you so much. Thank you.